हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिसर्स पॉइंट। मैं राकेश कुमार शर्मा। और जैसा कि बच्चे आपको बताया गया था, मैसेज आपको मिला भी होगा यूट्यूब चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज बच्चे एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू था, उस वजह से ऑन टाइम आपको क्लासेस नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन यही क्लास बच्चे एज आ रिकॉर्डेड वीडियो की तरह आपको मिल जाएगी। लेकिन कल से आप सभी लोग जो भी वेट कर रहे हैं उनका मैं पहले तो सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे। मैं कल से सेम टाइम पर 4 o'clock आपको टाइम दिया गया है। टाइम में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि टाइम क्या है। तो कल से बच्चे सेम टाइम पर आपको लाइव क्लासेस होंगी। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और क्या आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए बच्चे, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चे, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे सबके पास। और नेक्स्ट क्या बच्चे, आप लोगों को ऐसे ही नहीं बैठना है जैसे मूवी हम लोग देखते हैं। आप लोग बच्चे कॉपी पेन ले लो साथ में, जो भी पॉइंट देखो, हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर, मैं आपको बोलूंगा। और जब भी मैं आपको बोलूंगा बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको बच्चे पॉइंट नोट कर लेना है। मैं आपको कोई भी यहाँ से क्वेश्चन दूंगा, आंसर निकालना है आपको विदिन 20 सेकेंड। क्योंकि हमको जो हैबिट बनानी है बच्चे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। न्यूमेरिकल अगर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमको 15 से 20 सेकंड लगते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हमको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी हमको क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी चलेगी। ठीक, तो मेरे साथ साथ चलेंगे बच्चे। फर्स्ट चैप्टर हमको पता है, फर्स्ट चैप्टर अपना रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैथमेटिक्स के टॉपिक है कुछ हमारे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में, उनको मैं स्किप करूंगा बच्चे। क्यों? क्योंकि आप लोग मैथ का पोर्शन पढ़ोगे और मैथ के पोर्शन में वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे छोटा सा हमारा डिफरेंशिएशन यूज होता है, हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे, वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन निकालेंगे, बहुत सारी चीज निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन एक छोटा सा पार्ट है, वो भी हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथ में पढ़ते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं मैथ के, जो फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग वहां से पढ़ लेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ के इसमें यूज होंगे, जो आपको पहले पढ़ने हैं बच्चे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपिक जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ने। सबसे पहले तो बच्चे आपको टॉप ग्राफ्स का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ्स। ग्राफ्स आपको बढ़िया से आने चाहिए, आपके हर टॉपिक के अंदर ग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है बच्चे। डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ लोगे बच्चे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारे पैराबोलिक इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, बहुत सारी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। ये बेसिक से हमारे पास। तीसरा बच्चे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये ऐसे टर्म्स है बच्चे, आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए इन टॉपिक्स पर मास्टरी करनी पड़ेगी। इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और बेसिक्स पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा इन टॉपिक के साथ साथ हम लोगों को किस तरीके से फिजिक्स की सिचुएशंस को वेरी करना है, फिजिक्स को लेकर के चलना है। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बच्चे हमारे पास यूनिट। यूनिट पढ़ने के लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। बहुत सारे बच्चे पहला चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स खत्म कर लेते हैं, लेकिन लास्ट तक हमको पता नहीं रहता कि बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चे, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बच्चे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चे, फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती है, हमारी नेचर में ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेंथ, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, यूनिट मेजर होती है, अभी डिस्कस करेंगे। मास, किलोग्राम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हेट। कोई आदमी किसी से कितनी हेट करता है, अभी तक साइंस ने कोई ऐसा पैरामीटर बनाया नहीं हेट को मेजर कर सके। कोई आदमी किस तरह किससे लव करता है, ठीक है, लव को मेजर करने का कोई पैरामीटर बना नहीं। पेन, दर्द को मेजर करने का, दुख को मेजर करने का, सुख को मेजर करने का, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं कि इनको मेजर करने का अभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी बना नहीं। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो पहली चीज तो क्लियर क्या है बच्चे, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्केल है, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, मेजर्ड क्वांटिटीज हैं
कैसी क्वांटिटीज हैं? मेजर्ड क्वांटिटीज हैं। अब आप कहोगे सर मेजर्ड क्वांटिटीज है तो इनकी कुछ ना कुछ यूनिट मिलेगी। अगर किसी क्वांटिटी को आप लोग बच्चे मेजर करने वाले हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और क्या होती है? उसकी यूनिट होती है। मैं किसी भी क्वांटिटी की बात करता हूं, आप लेंथ को मेजर करते हो, मैंने कहा बच्चे 2 मीटर, क्या कहा? 2 मीटर। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है दैट इज न्यूमेरिकल क्वांटिटी एंड दिस इज मीटर। हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका। ये यूनिट आपको बताता है कि आप लोग क्या मेजर कर रहे हो। मैंने कहा 2 kg, आपको पता चलेगा kg किसकी यूनिट है? मास की, तो मास मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस क्या बताता है बच्चे आपको? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो यूनिट मीटर तो क्या बात करेगा? ये यूनिट बात करेगी आपसे किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, और ये बात करेगा बच्चे मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करेगा? मैग्नीट्यूड की। तो मैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। इन्हीं 2 टर्म्स के ऊपर बात करके हम लोग क्या करेंगे? नए नए रिलेशंस ड्राइव करेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलेंगे बच्चे, नोटबुक निकाल लेंगे और मैं 1 to 1 जितने भी पॉइंट बताऊंगा आप सब नोट करते जाएंगे बच्चे, ठीक है। मैं पहले यूनिट्स की बात करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता चल गया क्या होता है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। यूनिट्स बच्चे हमारे पास 2 होती हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं फंडामेंटल यूनिट। क्या? फंडामेंटल यूनिट। जो बच्चे +1 में हैं वो स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे आफ्टर 12th हमारे पास हैं उनको पता होगा फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं बच्चे बेसिक यूनिट। क्या होती हैं? बेसिक यूनिट होती हैं। और फंडामेंटल को हिंदी में कहा जाता है बच्चे आधारभूत। क्या कहा जाता है? आधारभूत, बेस। जितनी भी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, सारी यूनिट्स का क्या है बच्चे? बेस है। सारी यूनिट्स का क्या है? बेस है। ये 7 होती हैं। आपको अगर नंबर पूछता है जी फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट बच्चे टाइम को मेजर किया जाता है, सेकंड लेंथ को मेजर करने के लिए, थर्ड मास को मेजर करने के लिए, फोर्थ करंट को मेजर करने के लिए, फिफ्थ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट है बच्चे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लास्ट क्या हो जाएगी? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग डिटेल में बच्चे लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज फोटोमेट्री। मैं आपको यूनिवर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, यूनिवर्स से पहले एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, दैट इज फोटोमेट्री। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितनी भी यूनिट बनती हैं, जितनी भी यूनिट इन 7 को छोड़ के सारी इन 7 के कॉम्बिनेशन से बनेगी। अब आप 1 by 1 सारे जल्दी से लिखते चलेंगे बच्चे। टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं सेकंड का, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करेंगे मीटर का, मास को मेजर करने के लिए यूज करेंगे किलोग्राम का, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं बच्चे एम्पियर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन का करेंगे। बहुत सारे बच्चे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं बच्चे, दैट इज सीजीएस सिस्टम। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पर केल्विन यूज करेंगे, सीजीएस नहीं करेंगे। इसकी बात करता हूं मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। क्या है? मोल। 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कैंडेला हो जाएगी। इसकी यूनिट साथ साथ लिख लेंगे बच्चे। सिंबल एस, इसका स्मॉल एम, केजी का हम लोग केजी यूज करेंगे, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करेंगे। कई बुक्स के अंदर थीटा से भी डिनोट किया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोल को बच्चे मोल से डिनोट करेंगे हम लोग, कैंडेला को सीडी से। दीज आर द सिंबल्स। हम लोग जब कभी भी यूनिट्स मेजर करेंगे इन 7 का यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये 7 है हमारे पास। अब इन 7 के यूज से बनेंगे जितनी भी क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। सॉरी, अब देखिए मैं इन 7 के अलावा और क्वांटिटी लेके चलता हूँ। आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बच्चे साथ साथ में, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। जो बच्चे जल्दी नोट नहीं कर सकते इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया सबने? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सेकंड यूनिट। फर्स्ट हमारे पास क्या होती थी? फंडामेंटल। सेकंड लिखेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। सेकंड कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं? मैं एग्जांपल लेके चलूंगा बच्चे। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, स्पीड। सबने पढ़ा है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को किसमें? सेकंड में। अभी पढ़ा है आप सभी ने, डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो इसकी मैं यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने लेंथ की बात की है, यहाँ पर किसकी बात की है? टाइम। तो लेंथ भी फंडामेंटल यूनिट होती है और टाइम भी क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है। तो दोनों हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के बनी हुई क्वांटिटी क्या है बच्चे? स्पीड है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फोर्स।
तो बच्चे सबसे पहले F इजिकल टू क्या होता है, m है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर, एसिलेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। कैसे मेजर करेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम, एसिलेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे बच्चे, एक तो मेरे पास क्या है, मास, ये क्या है मास, एक है लेंथ और एक क्या है टाइम। तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को बनाए। अगर आपको पूछता है जी फोर्स कितनी क्वांटिटी को मिला के बनाए, आप कहोगे सर तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के बनाए। तीन फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास और ये लेंथ और टाइम, तीन को मिला के बनाए। तो आप इन सात के अलावा, मैंने आपसे क्या बच्चे, इन सात के अलावा जितनी भी आप लोग यूनिट्स की बात करोगे, सारी यूनिट क्या रहेंगे हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट रहेंगी। क्या रहेंगी, डिराइव्ड यूनिट रहेंगी। जैसे दो एग्जांपल मैंने आपको लिए, इन सात के अलावा जितनी भी, तो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको चार क्वांटिटी दे देगा, ए बी सी डी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, आप बता दोगे बच्चे कौन सी है। इन सात में से अगर कोई भी यूनिट आपको मिलती है, दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके अलावा जो भी यूनिट आपको मिलेगी ऑल आर डिराइव्ड यूनिट। अब आप लोग कंफ्यूज कहां पर होते हो, दो पॉइंट आपको देता हूं बच्चे में, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्टली, आपके डिफेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में, मर्चेंट नेवी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने दे दिया बच्चे आपको वेवलेंथ, उसने दे दिया बच्चे आपको फ्रीक्वेंसी, उसने दे दिया बच्चे आपको डायप्टर। क्या दे दिया, डायप्टर। अब अलग अलग लोग बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आप कहेंगे सर मैं अगर लैम्डा की बात करता हूं तो लैम्डा तो मीटर में होता है, लैम्डा किस में होता है, मीटर। और आपने बताया जो मीटर होती है हमारे पास सिंगल क्वांटिटी, और सिंगल क्वांटिटी कैसी होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है। बच्चे बिल्कुल गलत है। लैम्डा को मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन लैम्डा बना कहां से, मीटर से। वेवलेंथ है हमारे पास, तो इट इज डिराइव्ड यूनिट नॉट द फंडामेंटल यूनिट। कई बच्चे पढ़ लेते हैं, हम लोग छोटी क्लास में बता दिया जाता है जो क्वांटिटी अपने आप में सिंगल होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल से मिलती है क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे उनको, ठीक है। ऐसा हमको रटना नहीं है बच्चे। मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, अब बच्चे फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है। अब आप कहोगे सर टाइम तो अपने आप में सिंगल है, तो टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट इज रॉन्ग। क्या बच्चे, रॉन्ग है। हमारे पास टाइम 1/टाइम है, सेकंड यूनिवर्स को क्या बोला जाता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी। बनी किससे, टाइम से, इट इज डिराइव्ड यूनिट। मैं डायप्टर की बात करूंगा बच्चे, 1/मीटर। क्या हो गया, 1/मीटर हो गया, तो मीटर इनवर्स को क्या बोला जाता है, डायप्टर बोला जाता है सिंगल यूनिट। तो हमको ऐसे डेफिनेशन नहीं रखनी है सर जो क्वांटिटी हमारे पास सिंगल होती है, किसी और के कॉम्बिनेशन से नहीं बनती, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल बोलेंगे। हमको ऐसे डेफिनेशन रटनी नहीं है बच्चे, हमको रटनी है ये सात। हमको याद क्या रखना है, अगर ये सात हैं, इन सात में से कोई है तो फंडामेंटल, इन सात को छोड़ के कोई भी है डिराइव्ड यूनिट है। तो ये तो बस इतना था बच्चे, और यहाँ से ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन इनके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एप्लीकेशंस में देखो, मैं आपको यूनिट सिस्टम बताता हूँ बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यूनिट सिस्टम, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या फिर कई बच्चे हमारे साथ बाइलिंगुअल के जुड़े होंगे आई थिंक, तो अगर आपको लगता है सर मेरे को हिंदी भी साथ में लेके चलनी है, आप बताओगे। अदरवाइज मर्चेंट नेवी जो पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है बच्चे, ठीक है। लेकिन हमारे साथ और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे को बता दोगे बच्चे। हम लोग वैसे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे ही बच्चे हमारे पास बोला सर और थोड़ा सा एलेबोरेट करें, हम लोग और एलेबोरेट करेंगे। मैं चाहता हूँ बच्चे कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा टॉपिक कवर कर लें। हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। देखिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं है बच्चे, और मेरे पास भी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करने के। सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम की बात करते हैं। यूनिट सिस्टम बच्चे हमारे पास कई होते हैं, लेकिन हम लोग तीन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। कौन कौन से यूनिट सिस्टम होते हैं, एक तो होता है बच्चे MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, थर्ड होता है FPS सिस्टम। थर्ड क्या हो जाएगा, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम को हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं बच्चे, आज भी इंग्लैंड के अंदर इसको यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जब मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग मर्चेंटाइज करते हैं, व्यापार करते हैं, तो हम लोग FPS सिस्टम को बहुत कम यूज करते हैं, यूज करते ही नहीं। हम सिर्फ इन दो में काम करेंगे। आपको भी न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स में पूछा जाएगा तो किस में पूछा जाएगा, या तो MKS सिस्टम है या फिर CGS सिस्टम है। अब आप कहोगे सर ये MKS क्या है, CGS क्या है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। इधर आइए बच्चे मेरे साथ। यहाँ पर बच्चे M4 है, यहाँ पर मीटर, M4 मीटर, K4 है बच्चे किलोग्राम, और S4 हो जाएगा सेकंड। M4 मीटर, K4 किलो, S4 सेकंड। C की बात करता हूँ बच्चे, C4 सेंटीमीटर, G4 हो जाएगा ग्राम, और S4 सेकंड। FPS सिस्टम की बात करता हूँ। FPS सिस्टम को थोड़ा सा अलग से लिखते हैं हम लोग, FPS सिस्टम। यहाँ पर F4 फुट, क्या हो जाएगा फुट, P4 हो जाएगा पाउंड,
P फॉर पाउंड एंड S फॉर एस सेकंड। आप एक चीज देखोगे बच्चे, तीनों सिस्टम के अंदर एक सिमिलरिटी है। आपने देखा होगा तीनों के अंदर क्या मिल रहा है आपको, एक सिमिलरिटी मिल रही है। और वो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये बच्चे, मैंने टाइम की यूनिट की बात की सेकंड, टाइम की यूनिट की बात की सेकंड, यहाँ पर भी टाइम की बात करूंगा सेकंड। तो तीनों में टाइम को सेकंड में मेजर किया गया है, ठीक है। बस अंतर कहाँ पर आ रहा है, अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ मीटर में मेजर की गई है, यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की गई है, यहाँ पर लेंथ किस में कन्वर्ट की मेजर की गई है, फुट के अंदर। तो कन्वर्जन में आपको बताऊंगा अभी कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ, मास को किलोग्राम में मेजर किया गया है, यहाँ पर मास ग्राम में मेजर किया गया है, यहाँ पर मास पाउंड में मेजर किया गया है, ठीक है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर यूज नहीं करते हम दोनों का, लेकिन हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर, जब आपको एक यूनिट दे दी जाएगी और दूसरी यूनिट के में आंसर दिया होगा, आप ABCD ऑप्शंस देखोगे, ABCD ऑप्शंस में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो MK सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर मूव करके जाना है बच्चे। आपको मीटर से सेंटीमीटर के अंदर मूव करके जाना है, कहाँ पर, मीटर से सेंटीमीटर के अंदर। सबको पता है बच्चे 1 मीटर इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर या फिर 10⁻² होते हैं हमारे पास, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम के अंदर जाना है तो 1 kg इक्वल टू होता है बच्चे 10⁻³ ग्राम। लगभग 1000 किलोग्राम सभी पढ़ते हैं, 1 किलोग्राम में कितने हो, 1000 ग्राम हो जाएंगे। मेरे को फुट में जाना है बच्चे, 1 फुट, आप सबने पढ़ा है बच्चे 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर मैं पढ़ूंगा 12 इंच, 12 इंच। यहाँ से मैं अगर रिलेशन बनाता हूँ, 1 इंच इज इक्विवेलेंट टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा आजकल, यार्ड, हिंदी में गज बोलते हैं बच्चे, जमीन वगैरह की हम लोग मेजरमेंट के लिए गज का यूज करते हैं मोस्टली। तो ये गज होता क्या है बच्चे, 1 यार्ड इज इक्वल टू में 3 फुट। एक गज कितने का होता है बच्चे, 3 फुट का होता है। तो 3 फुट में कितने हो गए, 90 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन एक गज 1 यार्ड 90 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितने का डिफरेंस है, 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर बच्चे डिफरेंस रहेगा। अब मैं बात करता हूँ पाउंड की, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा लिखोगे आप, 1 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 450 ग्राम। लगभग 500 ग्राम में हमारा आधा किलो हो जाता है, लेकिन आधा किलो से 50 ग्राम कम, ऐसे याद रखेंगे आप। 1 पाउंड 450 ग्राम का होता है, तो 2 पाउंड 900 ग्राम का मानते हैं आप लोग। हमारे घरों में डेली हम लोग मॉल वगैरह से सामान लेके आते हैं, आप कई बार पैकेट्स वगैरह पर देखते हो, 1 किलोग्राम का पैकेट है, उसके ऊपर लिखा होता है बच्चे 900 ग्राम नेट वेट, उसको 1 किलोग्राम माना जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, हमने इंग्लैंड के साथ व्यापार किया और इंग्लैंड में पाउंड में मेजर किया जाता है, वहां पर लगभग 2 पाउंड को 1 kg मान लेते हैं। वैसे होता नहीं, 100 ग्राम का डिफरेंस होता है, लेकिन याद रखेंगे इसको। आप WWE, WWF वगैरह देखते होंगे, वहां पर जितने भी रेसलर्स हैं उन सबके वेट जो लिखे होते हैं वो वेट पाउंड में होते हैं। 450 पाउंड, 250 पाउंड, 350 पाउंड, 500 पाउंड, ठीक है। तो पाउंड का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो यूनिट है, मैं आपको 2 यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा, आप कन्वर्ट कैसे करोगे यहाँ से पता चल गया होगा आपको, लेकिन मैं आपको 2 यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा यहाँ पर, एक तो फोर्स की, एक एनर्जी की, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने, हमको डायरेक्ट यूज करने बच्चे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट है बच्चे हमारे पास फोर्स। 2 की बात करेंगे, पहले मैं आपसे बात करूंगा बच्चे फोर्स की। किसकी बात करूंगा, फोर्स की। तो सबसे पहले तो बच्चे F इजिकल टू में फोर्स लिखो MA, इसकी यूनिट लिखो M के सिस्टम में किलोग्राम, एसिलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको इस M के सिस्टम से किस में जाना है, CGS सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 kg इजिकल टू हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इजिकल टू हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और सेकंड एज इट इज, सेकंड को कन्वर्ट नहीं करते, अभी पढ़ा हमने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁵, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो मेरे पास किलोग्राम है, क्या है बच्चे, किलोग्राम है। इस किलोग्राम, इसको हम लोग SI सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। CGS सिस्टम में अगर SI सिस्टम की बात करते तो इसको बोला जाता है बच्चे डायन। क्या बोला जाता है, डायन। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन और डायन के अंदर एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू में 10⁵ डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ डायन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को बच्चे, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बच्चे, जो भी डाउट है
सिंपल सा एक्सप्लेन है, डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट है, खत्म। एनर्जी की ओर बात कर लेता हूँ मैं यहीं पर, एनर्जी की। सेकंड क्या है, एनर्जी है। आप लोग साथ साथ करते चलेंगे एनर्जी होती क्या है। तो मैं एनर्जी की बात करूंगा, अभी फंडामेंटल यूनिट्स में आपको बताऊंगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम रहती है, जिनकी यूनिट सेम रहती है, उन सबको क्या बोलेंगे बच्चे, उन सबकी सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं। सारी क्या होती हैं, जैसे मैंने आपसे बात की एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, वर्क डन की बात करूं, सबकी यूनिट क्या रहती है, जूल रहती है। तो ऑल क्वांटिटीज आर सेम, ऑल क्वांटिटी क्या है, सेम है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेता हूं, दैट इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, हाफ mv²। ठीक है, अब पहले इसका mks सिस्टम यूनिट लिखो। mks से किस में जाना है, cgs सिस्टम के अंदर। तो हाफ मास क्या होता है बच्चे, किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। हाफ ये हो जाएगा किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर देखा बच्चे, जो हाफ है, हाफ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हटा देंगे सभी। ये मेरे पास एम के सिस्टम की यूनिट बन गई। अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो वही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चे, 10⁻³ ग्राम हो जाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। अच्छा, स्क्वायर लगाया हुआ, स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे सर। नेक्स्ट चलोगे आप, सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखते हैं, 3 पावर यहाँ से और 4 पावर यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 10⁻7 हो जाएगा, दैट इज ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ऐसा ही सिस्टम की तरफ थोड़ा सा आगे जा करके देखता हूँ बच्चे, तो इसको तो हम लोग जूल लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे अर्ग। क्या लिखेंगे, इसको अर्ग लिखेंगे। तो दोनों के अंदर आप रिलेशन है कंपेयर कर सकते हो दोनों को। तो 1 जूल इज इक्वल टू में 10⁻7 अर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ा था इसके पीछे मैंने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू में क्या होता है, 10⁵ डाइन। क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। इसके साथ साथ ही आप लोग नोट करेंगे, छोटा सा रिलेशन है और ये बार बार आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे बच्चे, नोट, NOT, नोट डाल के लिखेंगे। फर्स्ट, एक हॉर्स पावर होती है बच्चे, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट, और ये यूनिट किसकी है बच्चे, पावर की। किसकी यूनिट है, पावर की है। आप लोगों को कई बार समझने में प्रॉब्लम रहती है, किस यूनिट को, किलोवाट आवर को। किस यूनिट को समझने में प्रॉब्लम रहती है, किलोवाट आवर। अब आप कहते हो सर किलोवाट में वाट आ गया, वाट आ गया तो पावर की यूनिट रही होगी बच्चे। ये पावर की यूनिट नहीं है बच्चे, ये यूनिट होती है एनर्जी की। किसकी यूनिट है बच्चे, एनर्जी की। क्यों, क्योंकि वाट को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, वाट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। और 1 किलोवाट आवर होते हैं बच्चे 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल, ये भी एनर्जी की यूनिट है। तीसरी यूनिट होती है बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ोगे और फिजिक्स में बहुत जगह यूज आएगा। जब हम आइंस्टीन साहब के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, न्यूटन साहब के रिलेशन की बात करेंगे, लेकिन उसको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डालेंगे, वहां पर भी बात करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, दैट इज 1.6 इंटू में 10⁻19 जूल। ये भी किसकी यूनिट हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट है बच्चों। ठीक है, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, 746, ये पावर की यूनिट है। तो अकेली याद रखेंगे, पावर की यूनिट है, बाकी ये दोनों किसकी यूनिट हो जाएंगी, एनर्जी की यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, दोनों रिलेशन में लिख लेता हूँ। 1 न्यूटन इज इक्वल टू में 10⁵ डाइन, अभी पढ़ा है हमने 5 डाइन। ठीक है, एक और लिख लेता हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू में 10⁻7 अर्ग। तो हमने बच्चे ये रिलेशंस डायरेक्ट याद रखने। क्या है, डायरेक्ट। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीधे, 1 न्यूटन में डाइन बता दो भाई क्या होंगे, 1 जूल में अर्ग बता दो क्या होंगे, 1 हॉर्स पावर में बता दो कितने वाट होंगे, 1 किलोवाट आवर में बता दो जूल कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की यूनिट है जो जूल कितने होंगे। डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं, लिख लेंगे बच्चे सारे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे इसका। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक्स यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आप चेक करोगे कि हमारा फॉर्मूला सही है या गलत है। कोई नया फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, यू कैन डिराइव न्यू फॉर्मूला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, लिमिटेशंस भी साथ साथ पढ़ेंगे, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या रहेगा बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला
बनाने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना है बच्चे। फर्स्ट स्टेप, आपको किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको पूछा सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, क्या होगा? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा आपको, तो आपको फर्स्ट फॉलो करना है, आपको सबसे पहले राइट द फॉर्मूला, जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला है पूरा उसका क्या कर लो बच्चे, फॉर्मूला लिख लो अगर याद है आपको तो, ठीक है। फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप पर चलेंगे, राइट द यूनिट, राइट द यूनिट। अब आप कहोगे सर यूनिट सिस्टम तो आपने 3 बताया, अभी कौन से सिस्टम में लिखनी है बच्चे? दैट इज MKS सिस्टम। किस सिस्टम के अंदर लिखनी है? MKS सिस्टम के अंदर। और उसके बाद क्या कर देना बच्चे, हमको चेंज कर देना है। क्या चेंज करने में? कहीं पर भी किलोग्राम लिखा हुआ है, ये मास है, इसकी जगह पर M लिख देंगे। कहीं पर भी मीटर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लेंथ लिख देंगे। कहीं पर भी सेकंड लिखा हुआ है, T लिख देंगे। कहीं पर भी केल्विन लिखा हुआ है, K लिख दे देंगे, थीटा लिख देंगे। कहीं पर भी करंट लिखा हुआ है, उसको एम्पियर लिख देंगे बच्चे, ठीक है। ये कन्वर्ट करने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास 3, MLT। किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? MLT की फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा बच्चे? तो 3 स्टेप से गुजरना है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्ड स्टेप हमारे पास ये चेंज वाला है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको पूछा सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला पता है, उसके बाद आपको यूनिट लिखनी है बच्चे MKS सिस्टम के अंदर। किस सिस्टम के अंदर लिखनी है? यूनिट लिखनी है बच्चे आपको MKS सिस्टम के अंदर। उसके बाद करना है ये चेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप चेंज करना सीख गए, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपको। कैसे? मैं नेक्स्ट चलता हूं। अभी मैंने कहा बच्चे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो F = ma, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बच्चे क्या लिखना है आपको? यूनिट। तो मास तो हो जाएगा किलोग्राम, एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिख लेंगे। यूनिट लिखने के बाद क्या करना है? चेंज करना है। ये तो हमारे पास किलोग्राम मास होता है, मीटर लेंथ होती है, और सेकंड क्या होता है? टाइम। तो टाइम का स्क्वायर लिख लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ MLT - K2। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। फोर्स का क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या किया बच्चे, हमने फॉर्मूला लिख लिया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद MKS सिस्टम में यूनिट लिखी। यूनिट लिखने के बाद ये आपको जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिक्स में चाहिए, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में आप जितने ही फॉर्मूले पढ़ेगा बच्चे, 4 फॉर्मूले कॉमन है। 90% फिजिक्स के फॉर्मूले, 90% फॉर्मूले इन 4 से मिलकर के बने। ये 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? नोट करके लिख लेंगे। सबसे पहला बच्चे वेलोसिटी, सेकंड एक्सीलरेशन, थर्ड है फोर्स, एंड फोर्थ है एनर्जी। 90% फॉर्मूले फिजिक्स में इन 4 फॉर्मूले से बने। तो इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ बच्चे, डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे इनका। सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT - K1, एक्सीलरेशन का LT - 2, फोर्स का हो जाएगा MLT - 2, एनर्जी का हो जाएगा बच्चे ML2T - 2। लिख लेंगे। ये चारों रटे होने चाहिए बच्चे, आप याद कर लो। इनका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अभी बताऊंगा। अब आप कहोगे सर इन 4 का कैसे यूज करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। मैं 2-3 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से लेता हूं, ठीक है, जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। और लगभग 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका तो ये लगा लो मर्चेंट नेवी ने पेटेंट ले रखा है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से पूछता है? ये 4 याद कर लेंगे बच्चे। वेलोसिटी LT - 1, एक्सीलरेशन LT - 2, फोर्स MLT - K2, एनर्जी ML2T - K2। क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं। हाँ, मैंने कहा बच्चे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला 2-3 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से ले लेता हूँ। एक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तीसरा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। पांचवा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए। क्या होता है? आप कहोगे सर रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे। रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। किसका चाहिए? टॉर्क। ये जितनी भी क्वांटिटी लिख रहा हूँ ना, ये वो क्वांटिटी है बच्चे जो बार बार आपको पूछी जाती है। और आपको रिसेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो करंट में पूछा गया है, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ μ0 ε0। ठीक है।
तो आप लोग पहले म्यू नॉट का निकालोगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके 5 मिनट में क्वेश्चन जाएगा कम से कम। लेकिन आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, तो उसके अंदर हम दोनों का मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। जब भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी होगी तो लाइट की स्पीड आप लिखते हो, लाइट की स्पीड लिखते हो जी सर c² में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन ये स्पीड आई कहाँ से, ये स्पीड आपने डिराइव कहाँ से की बच्चे, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है। तो अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी के आपको सॉल्व करने फॉर्मूला में लिख दूंगा बच्चे, ठीक है। बाकी नहीं होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। तो मैं फर्स्ट 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 नहीं है, हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बाकी आपको ड्राइव करने फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना, जिस तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा मैं फॉर्मूले ड्राइव कराता जाऊंगा, आपको याद होते जाएंगे। अभी यहाँ पर ये वोल्टेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में आर रेडियस। आर हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फॉर्मूले में पढ़ते हैं PV में nRT, यही वाला आर है हमारे पास। रेसिस्टेंस की बात पढ़ते हैं बच्चे, V क्या होता है IR, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस पढ़ते हैं। टॉर्क की बात करता हूँ बच्चे, टॉर्क होता है R×M। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने आपका कर दिया है, आपको पहला काम करना था, पहला काम मैंने आपको करके दे दिया है। अब आपको यूनिट लिखनी, यूनिट के बाद चेंज करना है। कैसे चेंज करना है ये 3 मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू याद रखेंगे। लास्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट पिछले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पिछला पेपर उसी के अंदर पिछला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में करेंगे इसको। पहला उठाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला तो हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आपको नहीं पता, आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला याद हो जिसके अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, हम लोग लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जिसका डेमोस्ट्रेट फॉर्मूला पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आपको याद हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके अंदर कैपिटल G आता है बच्चे। तो आप कहोगे सर हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन साहब का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट इज G(m1m2/r²). क्या हो जाएगा G(m1m2/r²). इसके अंदर G आता है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आता है, इसको अकेला कर लो। अकेला कैसे करोगे, बाकी के टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे, F(r²) m1 × m2 कर सकते हैं। बस मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए थे बच्चे, मैंने कहा था फिजिक्स के 90% फॉर्मूले किससे बनते हैं, इन 4 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। चारों को रट लो बिल्कुल। वेलोसिटी LT-1, एक्सीलरेशन LT-2, फोर्स ML_T-2 और एनर्जी ML2T-2। एनर्जी क्या हो जाएगी ML2T-2, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था यूज करना है बच्चे, बिल्कुल यूज करना। देखो फोर्स आ गया, बिल्कुल फोर्स का डायरेक्ट लिखो, क्या होता है बच्चे ML_T-2 लिख लेंगे फोर्स का, ठीक है। अब आप देखोगे R² मल्टीप्लाई में, और R क्या होता है लेंथ होती है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर L² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। ये नीचे क्या लिखे हुए हैं मास, क्या लिखे हुए मास, इसका भी M हो जाएगा और इसका भी M हो जाएगा, यहाँ पर भी M लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी M। एक M से M कैंसिल आउट हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे हम लोग, एक M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L की पावर 3, 1 पावर यहाँ पर और 2 पावर यहाँ पर, और T-2 ML3T-2। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने जो पीछे आपको बताएं सबके अंदर सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपका पहला काम मैंने कर दिया है, सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, थर्ड आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका यहाँ से आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट यूनिट याद है, डायरेक्ट क्या आपको यूनिट याद है, तो यूनिट अगर डायरेक्ट याद है तो क्या करोगे, जैसे मैंने लिखा अच्छे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए। किसका चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला तो पता नहीं, हालांकि फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने फोटोन पढ़ा होगा सर, फोटोन में H म्यू एनर्जी होती है, फोटोन की यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर मेरे को सिर्फ क्या याद है, यूनिट याद है। यूनिट होती है जूल सेकेंड, क्या होती है जूल इंटू में सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखो बच्चे यहाँ पर जूल इंटू में सेकेंड। मैं डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे है। अच्छा जूल किसकी यूनिट होती है बच्चे, एनर्जी की। जूल किसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, एनर्जी का आना चाहिए। यहाँ पर किसका आना चाहिए, टाइम का आना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML2T-2, और सेकंड का क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आएगा बच्चे ML2T-1। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्लैंक। अगर आपको फॉर्मूला याद है वहां से बना सकते हो। सर फॉर्मूला याद नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखो, यूनिट लिखो, और डायरेक्ट यूनिट लिख करके आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट यूनिट लिखो, डायरेक्ट यूनिट लिख के आपको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तीसरा
फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, चार्ज। मैं यहीं पर कर देता हूँ, आगे नहीं चलते। आप सब ने पढ़ा है बच्चे, दैट इज करंट इज इक्वल टू में चार्ज बट्टे में टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे करंट इंटू में टाइम। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला विल बी 80। डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहीं से घुमाएगा। अब चलते, मैंने कहा था लास्ट इंपोर्टेंट, पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, अगर आपने दोनों का रिलेशन पढ़ा है बच्चे, रिलेशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो आप सबने पढ़ा होगा, इसको नोट करके लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लो बच्चे इंपॉर्टेंट। हम लोग एग्जाम में गलत करके आते हैं इसको। हमने पढ़ा है बच्चे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट इज इक्वल टू में क्या होता है? c, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बच्चा मेरे को पिछली बार आके क्वेश्चन के बाद बोलता है, बोला सर ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, 1 मिनट का टाइम था लेकिन 5 मिनट कैलकुलेशन करने में लगे। कैसे सॉल्व किया होगा उसने? आपने पहले कूलम्ब्स लॉ लिखा होगा जी, फोर्स इज इक्वल टू में 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, चार्ज होता है, चार्ज बाई r स्क्वायर होता है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाला होगा। उसके बाद आपने फिर क्या लिखा होगा? बायोट सावर्ट लॉ लिखा होगा। और बायोट सावर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा सर μ0/4π होता है, और यहाँ पर क्या होता है? आइडियल साइन थीटा होता है, आइडियल साइन थीटा r स्क्वायर लिखा होगा। तो यहाँ से आपने दोनों की वैल्यू निकाली होंगी। पहले यहाँ से μ0 निकाला होगा, फिर एप्सिलॉन निकाला होगा, दोनों को क्या किया होगा? मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा होगा, फिर अंडर रूट किया होगा, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान से पढ़ा है तो ये किसके बराबर है बच्चे? c के बराबर। c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बच्चे? c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चे? क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। नीचे से कहाँ लेके जाना है मेरे को? ऊपर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाओगे? तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं बच्चे। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/c स्क्वायर है। c क्या होता है बच्चे? मीटर पर सेकंड। c क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो 1/मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 1/मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे l की पावर -2 और t की पावर 2। बस आपका ऑप्शन जो लिखा हुआ था एग्जाम में, ऑप्शन लिखा हुआ था n0 L2 माइनस का और t की पावर 2। इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, ये ट्रिक है बच्चे आपको। अगर आप यहाँ से स्टेप लेके फॉलो करोगे इसको तो 5 मिनट का टाइम लगना है। और एग्जाम में हमको क्या करना है बच्चे? टाइम सेव करना है। कंसेप्ट आता है, सबको आता है। यहाँ पर मैं आपकी क्लासेज इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट सिखाना है। आप लोग +1 में पढ़ के आए हो बच्चे, +2 में पढ़ के आए हो, कंसेप्ट तो सबको आते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किल करना है, कम टाइम में हमको क्वेश्चन क्या करना है? सॉल्व करना है। सेकंड चीज क्या है? ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट हमको यूज कैसे करने हैं, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कैसे करने हैं। अभी तक आप +2 में क्या पढ़ के आए हो बच्चे? कंसेप्ट होते क्या है। मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट होते क्यों है, क्या ये डिफरेंस है। आपने क्या पढ़ के आए हो? कंसेप्ट होते क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होंगे, आपने सॉल्व किए होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं बच्चे? हम बैठे हुए जी कंसेप्ट होते क्यों हैं। हमको डेली लाइफ में इनको अप्लाई कहाँ पर करना है, यूज कैसे करना है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन कैसे बिल्डअप करना है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन कैसे बनाना है बच्चे, ठीक है। सिर्फ इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं बच्चे, ठीक है। तो आपका टाइम बचाने के लिए क्या करना है? आपको टाइम बचाना है। और आज का जो कंपटीशन का टाइम है बच्चे, कंपटीशन में इंटेलिजेंट बच्चा पेपर क्लियर करेगा, देयर इज नो गारंटी। इंटेलिजेंट बच्चे रह जाते हैं हर बार, लेकिन जो बच्चा रेगुलर है और जो बच्चा रेगुलरिटी के साथ एक दूसरे के रिलेशन बना रहा है कंसेप्ट का, पेपर क्लियर करके जाएगा, 100% क्लियर करके जाएगा। ये रिलेशन आपको बनाने, ठीक है, ये रिलेशन आपको सीखने। आपको हार्ड वर्क करना है बच्चे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में। तो डेमेंस्ट्रा फॉर्मूले हमने बनाए, डेमेंस्ट्रा फॉर्मूले का यूज। अब आप कहोगे सर आपने अभी कहा कि हम लोग हैं क्यों इधर, डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला आपने पढ़ा, सर डेली लाइफ में यूज कहाँ करेंगे बच्चे? पूरी फिजिक्स में जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले किससे डिराइव किए जाते हैं? बाय डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला। किससे ड्राइव किए जाएंगे बच्चे? सारे फॉर्मूले डेमेंस्ट्रा फॉर्मूला से ड्राइव किए जाएंगे। यहाँ से कैसे ड्राइव किए जाएंगे? अब आपने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला आपका करेक्ट है इनकरेक्ट है कैसे पता चलता है? मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ बच्चे, v = में u + at। आप सबने पढ़ी है फर्स्ट इक्वेशन। मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे इक्वेशन सही है या गलत है, चेक करनी है। क्या करनी है? चेक करनी है। आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ते हुए आपको क्या लेके चलना है बच्चे? वाट। मैं आपको बताऊंगा
उसके साथ क्या लेके चलना है, वाई, और उसके साथ क्या लेके चलना है बच्चे, इसके एप्लीकेशंस। इनको यूज़ कहाँ करना है, हमारा ये टारगेट है क्लासेस लेने का। क्या है, वाट आप लोग पढ़ के आए हो, मैं भी आपको बताऊंगा वाई, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे फॉर्मूला गलत है, आपको प्रूव करना है, तो प्रूव कौन करना सिखाएगा बच्चे आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन सिखाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे प्रूव करना है, देखिए हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, इस पर दोबारा लौट के आते हैं। प्रिंसिपल देखो, और इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना बच्चे। प्रिंसिपल होता है सेम फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। हमेशा सेम क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैंने लिखा बच्चे 2 मीटर प्लस 9 मीटर, आप कहोगे सर 11 मीटर हो गया, सेकंड क्लास का क्वेश्चन करा रहे हो सर। मैंने लिखा बच्चे 2 मीटर प्लस के 3 kg। अब बताओ बच्चे क्या होगा, 2 मीटर प्लस 3 kg। आप कहोगे सर ये तो लेंथ है और ये मास, और लेंथ में मास कैसे ऐड होगा, नहीं हो सकता बच्चे। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। कौन बताता है, मैं कहता हूँ बच्चे 11 मीटर माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। सर लेंथ में से टेम्परेचर तो सबट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो सेम क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होगी। मैं स्टार्टिंग में क्या लेके चला था बच्चे, यूनिट आपको बताएगी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो यूनिट अगर सेम है उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम नहीं है ना, तो आप ऐड कर सकते हो ना सबट्रैक्ट कर सकते हो बच्चे, ठीक है। ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं की है, किसकी बात की है बच्चे, एडिशन की बात की और सबट्रैक्शन की बात की है, ठीक है। तो हम पीछे वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है दोनों क्वांटिटी की यूनिट क्या रही होगी, सेम रही होगी, तभी ऐड हो रही है। और ये इक्वलिटी का साइन क्या बता रहा है, इसके इक्वल रही होगी। अगर इसके इक्वल, इन दोनों की यूनिट सेम है और इसके इक्वल है, अगर आता है तो फॉर्मूला सही है, अदरवाइज फॉर्मूला क्या है बच्चे, रॉन्ग है। तो वेलोसिटी की यूनिट बताओ एक बार, मीटर पर सेकंड है, लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट क्या है बच्चे, मीटर पर सेकंड है। एसिलेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की क्या है, सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पर देखेंगे बच्चे आप सब लोग, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तीनों सेम आ गया। फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। अगर फॉर्मूला लिखा होता S इजिकल टू में ut स्क्वायर प्लस हाफ bt, ऐसे लिखा होता। मैं पूछता हूं बच्चे बताओ फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आपको कैसे चेक करना है, सर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की सेकंड स्क्वायर होती है, हाफ की तो कोई यूनिट होती नहीं। मैं इसकी बात करता हूं, इसको a लिख लेता हूं, ठीक है। एसिलेशन की सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और टाइम की क्या होती है, सेकंड। सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, 1 सेकंड से सेकंड कट जाएगा। आप देखोगे बच्चे यहाँ पर तो मेरे को मीटर इंटू में सेकंड मिला, यहाँ पर मीटर पर सेकंड मिला और यहाँ पर मीटर, जबकि इक्वलिटी का साइन क्या बता रहा है, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। क्या सेम है, नहीं है सर। इक्वलिटी का साइन यहाँ पर बताया इसके बराबर, सेम नहीं है। मैं कहूंगा बच्चे फॉर्मूला क्या है, गलत है। तो आपको कोई फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप कैसे चेक करोगे बच्चे, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हम कहीं पर भी पढ़ेंगे, आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं करेंगे हम लोग। आज का लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में आज का लास्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सेकंड, अब आपने देख लिया कि फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करते हैं। आपको नया फॉर्मूला डिराइव करना है। नया फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। फिजिक्स में जितने ही फॉर्मूले बनाए जाते हैं सारे किससे बनाए जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से, ठीक है। तो ड्राइव वाले पोर्शन को मैं रिजर्व रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ छोटा सा, दैट इज राउंड ऑफ। क्या पढ़ेंगे बच्चे, राउंड ऑफ है, 2 मिनट का टॉपिक है और आप सभी नोट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग गलतियां कहाँ करते हैं, तो टॉपिक का नाम लिखेंगे राउंड ऑफ। न्यू फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आधा घंटे का टॉपिक है कम से कम, लेकिन राउंड ऑफ 5 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आप सब लोगों ने बचपन से सीखा होगा फिजिक्स में, सर 2.303 लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है, 2.3036 लिखा हुआ है, 2.3035 लिखा हुआ है और 2.3045 लिखा हुआ है।
हमें डेसिमल के 3 पॉइंट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। मेरे को डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। मतलब इस लास्ट वाली डिजिट को हटाना पड़ेगा, लास्ट वाली डिजिट को हटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर बहुत ईजी है, हमने बचपन में पढ़ा था क्या, अगर लास्ट वाले डिजिट को हटाऊंगा और लास्ट वाले डिजिट अगर 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होता है, इसको 2.303 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है और इसको आपको हटाना है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा, क्या लिखते हैं 2.304 लिखेंगे। अगर ये 5 से बड़ी है, अगर हम लोग यूनिट ग्रेटर देन 5 है जिसको हटाना है तो +1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। और 5 होता है तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने पढ़ा है सब बचपन से, लेकिन 5 होता है तो सर क्या करते हैं, तो देखो आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, एक डिजिट पहले आना पड़ेगा। अगर जो एक डिजिट पहले ये ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो आपको +1 करना है, और एक डिजिट पहले क्या है बच्चे, इवन नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ±0, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऑड नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर इवन नंबर को बहुत स्टेबल मानते हैं, और स्टेबल मानते हैं। इसका आप लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, एक्सेप्शंस केस पढ़ेंगे हम लोग आयरन वाले, ठीक है, वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं क्या, 2.30, इवन को क्या बनाना पड़ेगा, 4, इवन को, ऑड को क्या बनाना पड़ेगा, इवन, यहाँ पर लिख देंगे 2.304, नो चेंज। तो आपको ये 5 वाला रूल याद रखना है, ठीक है, ये रूल तो सबको याद रहता है। सेम रूल अप्लाई करेंगे पावर के अंदर। 5 इंटू में 10⁹ लिखा हुआ है, 5 इंटू में 10⁸ लिखा हुआ है, 5 इंटू में 3 इंटू में 10⁻³ लिखा हुआ है, और मैं लिख देता हूँ 9 इंटू में 10⁵ लिखा हुआ है। अब जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बड़ी यूनिट मेजर करते हैं, बड़ी यूनिट क्या करते हैं बच्चे, मेजर करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर देखो इसको मेरे को हटाना है, 10 की पावर लिखना है, 5 से छोटा है तो पावर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻³ लिख देंगे। ये 5 से बड़ा नंबर है तो एक पावर इंक्रीज कर देंगे, 10⁻6 कर देंगे। 5 के केस में सेम फंडा अप्लाई करना है, ऑड इवन वाला। अगर हमारे पास ये 5 है और पावर ऑड है तो इसको इवन बना दो, 10 की पावर लिख दो, पावर इवन है तो नो चेंज, 10⁸ रहेगा, 5 को हटा देंगे। इसको यूज करते हैं बच्चे हम लोग जब स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करते हैं, जितने भी हमारे ग्रह उनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी जगह हमारे आंसर्स गलत करवाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके बच्चे डाउट्स हैं वो डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सर ये प्रॉब्लम्स है। तो आज के लिए अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हमारा था तो आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। कल से रेगुलर क्लासेज आपको सेम टाइम पर मिलेंगी। टाइम अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा आपको बता दिया जाएगा। बच्चे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अगर आप लगातार हमारे इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं तो आपको बहुत जल्द टेलीग्राम का लिंक मैं दूंगा बच्चे, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितना भी सर्कल है वहाँ पर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं सेम जोश के साथ में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।